पूरे 3 साल बाद रोहन दुबई से वापस आया था। एयरपोर्ट पर आते ही एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसे अपने दिल को ये समझाने में 3 साल लग गए थे, इसलिए बिना बताए ही वो वापस इंडिया आया था। वह सबको सरप्राइज करना चाहता था और देखना चाहता था कि वैष्णवी उसे अपने सामने देखकर कैसे रिएक्ट करती है। वह एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और रोहन का दिल उसके लिए बड़ी बेताबी से धड़क रहा था। जैसे ही टैक्सी उसके बड़े से बंगले के बाहर रुकी, उसने अपना सामान उतारा और डोर बेल बजाई। जब चौकीदार ने देखा तो उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने कहा, साहब जी आप आ गए। उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो अपना सामान नौकर को पकड़ाकर बोला, अंदर ले आओ, और खुद स्टाइल से चलता हुआ बंगले में दाखिल हुआ। जैसे ही वो लाउंज में आया, सबसे पहले उसकी नज़र उसकी माँ शालिनी जी पर पड़ी, जो लाउंज में खड़ी नौकरानी से रात के खाने के बारे में बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही रोहन को देखा तो हैरान रह गई। फौरन सोफे से उठकर तेजी से चलती हुई उसके पास आई और कहने लगी, रोहन तुम आ गए, तुमने खबर तक नहीं दी। ये कहते हुए उन्होंने रोहन को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से कई आंसू बह निकले। उनका बेटा 3 साल पहले लड़कर घर छोड़कर गया था और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। फोन पर भी बहुत कम बात करता था। आज उसे सामने देखा तो वह बेताब हो गई थी। कुछ ही देर में मोहित भी अपने कमरे से बाहर निकला। जब उसने रोहन को देखा तो भैया भैया कहता हुआ उसके पास आ गया। वो कहने लगा, मम्मा मुझे भैया से मिलना है, मम्मा मुझे भैया से मिलना है। मोहित यूं तो 22 साल का था, लेकिन उसकी अकल आधी थी। वो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर था। ने उसे गले लगाया। वो कहने लगा, भैया मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। वो हर लाइन को 2 बार दोहराने का आदी था। बार बार रोहन का चेहरा चूम रहा था, लेकिन रोहन की नजरें किसी और को ढूंढ रही थी। वो पूरे लाउंज को अपनी नजरों से देख चुका था। खुद में इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था कि अपनी माँ से ये पूछ ले कि वैष्णवी कहाँ। उसने कहा, बाकी सब लोग नजर नहीं आ रहे। मम्मी शालिनी जी लापरवाही से कहने लगी, ये बाकी कौन है? इस घर में मेरे और मोहित के अलावा कौन रहता है? बस हम दोनों ही तो है, बाकी नौकर है। क्या तुम नौकरों से भी मिलोगे? शालिनी जी की बात सुनकर वो कुछ परेशान सा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो वैष्णवी के बारे में पूछता शब्द मुंह में ही कहीं दबकर रह गए थे। उसने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगा। शालिनी जी ने कहा, अच्छा ये बताओ खाने में क्या खाओगे? वो कहने लगा, मम्मा अब आप जो बना देंगी खा लूंगा। 3 साल से घर के खाने के लिए तरसा हुआ हूँ। शालिनी जी ने कहा, आज मैं खुद जाकर किचन में तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ। जैसे वो कमरे में आया, पूरा कमरा साफ सुथरा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन शावर की आवाज आ रही थी। इसका मतलब वो वॉशरूम में थी, नहा रही थी, क्योंकि उसके कपड़े बेड पर पड़े हुए थे। एक अजीब से ख्याल ने रोहन को मुस्कुराने पर मजबूर किया था। वो वही खड़ा रहा। कुछ देर बाद ही शावर बंद हुआ और वॉशरूम का दरवाजा खुला, लेकिन सामने वैष्णवी को टॉवल गाउन में देखकर वो आंखें झपकना भूल गया था और वैष्णवी के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। उसने तौलिया कुछ यूं बांध रखा था कि उसके कंधे खुले थे और घुटनों से नीचे उसकी टांगें भी दिख रही थी। लेकिन सामने रोहन को देखकर उसके हाथ से तौलिया छूटने ही वाला था। वैष्णवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे संभाले। रोहन वैष्णवी की गोरी रंगत और उसके इस तरह खुले बदन को देखकर पागल होने को था। वो एक एक कदम बढ़ाकर उसके करीब आया, लेकिन वैष्णवी बुरी तरह से घबरा गई थी। वो कहने लगी, आप यहाँ? रोहन ने कहा, हम। क्यों, क्या हुआ? वह बोली, आप ऐसे कैसे कमरे में आ सकते हैं? रोहन ने जवाब दिया, दरवाज़ा खोलकर, ये मेरा ही कमरा है, मैं अपने कमरे में क्यों नहीं आ सकता? वो बड़ी मुश्किल से अपना तौलिया संभाले हुए थी। उसने कहा, प्लीज आप बाहर जाइए, मुझे कपड़े बदलने हैं। रोहन कहने लगा, तो मेरे सामने बदल लो।
मैं थक कर आया हूँ। मेरा बाहर जाने का कोई मन नहीं है। वैसे भी तुम मेरी बीवी हो। ये सुनकर वैष्णवी को जैसे आग लग गई थी। उसका हर जख्म ताजा हो गया था। वह बोली, प्लीज बाहर जाइए। लेकिन रोहन का बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। वैष्णवी ने एक हाथ से अपना तौलिया पकड़ रखा था और जैसे ही दूसरे हाथ से बेड से अपने कपड़े उठाने लगी, रोहन ने उसकी कलाई पकड़ ली और रोहन का दूसरा हाथ उसके तौलिए पर था। वैष्णवी की जान गले में आ गई थी। वो कहने लगी, रोहन, प्लीज यह आप क्या कर रहे हैं? रोहन ने कहा, अपनी बीवी से प्यार जताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इस हुलिये में कयामत ढा रही है। आते ही मुझे पागल कर रही है। वो घबराई हुई बोली, आप शायद भूल गए हैं कि आप मुझे किस हाल में छोड़कर गए थे। वैष्णवी की आंखों में आंसू आ गए और फिर एक सिसकारी निकली। रोहन ने उसका हाथ छोड़ दिया और वह अपने कपड़े बेड से उठाकर वॉशरूम में चली गई। रोहन ने गहरी सांस ली। अपने किए पर उसे अफसोस भी हो रहा था, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि उसे ये सब करना पड़ा। कुछ देर बाद जब वैष्णवी वॉशरूम से बाहर आई तो उसने अपनी आंखें नीची रखी थी। रोहन ने सोच लिया था कि रात को वह उसकी सारी शिकायतें दूर कर देगा। वो उसे इतना प्यार देगा कि 3 साल की सारी कड़वाहट उसके दिल से निकल जाएगी। वॉशरूम से बाहर आते ही वो सीधा कमरे से बाहर चली गई। रोहन सफर की थकान से भी थोड़ा परेशान था, इसीलिए नहाकर उसने कपड़े पहने और कुछ देर के लिए सो गया। रात को वो डिनर पर ही बाहर आया। उसने देखा कि टेबल अलग अलग तरह के पकवानों से भरा हुआ था और मोहित और शालिनी जी भी टेबल पर बैठे थे। वह बोले, आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मोहित ने कहा, मैं बिरयानी खाऊंगा। शालिनी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ। उन्होंने मोहित को बिरयानी से भरी प्लेट दी। रोहन ने अपनी प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी डाली। साथ में इधर-उधर देखने लगा और पूछा, वैशु कहाँ है? वो खाना नहीं खाएगी। शालिनी जी ने लापरवाही कहा, उसे छोड़ो, जब भूख लगेगी तो किचन में खा लेगी। तुम खाना खाओ। देखो, ये बिरयानी मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है। रोहन ने कहा, माँ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जो कुछ यहाँ करके गया था, मुझे उसका बहुत अफसोस है। लेकिन आपके सामने जो कुछ हुआ था, उस सिचुएशन के हिसाब से मेरा रवैया गलत नहीं था। शालिनी जी ने भी बात खत्म करते हुए कहा, बात पुरानी हो गई है, इसे बार बार क्यों दोहरा रहे हो? तुम खाना खाओ। हम तो इस बात को भूल भी गए हैं। जो कुछ हुआ मैं मानती हूँ, तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी हुई है, लेकिन अब जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अगर तुम ये रिश्ता नहीं निभाना चाहते तो छोड़ो इस शादी को। वैष्णवी की फिक्र मत करो, वह एक कोने में पड़ी रहेगी। अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बेटा, तुम अब वापस विदेश नहीं जाओगे। मैंने अपनी गलती की सजा 3 साल काटी है और अब मैं समझ गई हूँ कि कभी भी बच्चे की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। शालिनी जी ने अपने आंसू पल्लू के कोने से पोंछे थे। रोहन और भी ज्यादा शर्मिंदा हुआ। वो कहने लगा, मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा इमोशन हो गया था, लेकिन अब मैंने इस रिश्ते को अपना लिया है। ये सुनकर शालिनी जी के माथे पर बल पड़ गए। शालिनी जी ने कहा, नहीं, अब तुम इस रिश्ते को भूल जाओ। ये सुनकर रोहन का चम्मच मुंह में जाते जाते रुक गया। उसने कहा, मैं भूल जाऊं? मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने 3 साल खुद को इस बात के लिए तैयार किया है कि वैशु मेरी बीवी है, और सच कहूं तो मैं ये रिश्ता अब निभाना चाहता हूँ। ये सुनकर शालिनी जी के चेहरे का रंग कुछ उड़ गया था। उन्होंने माथे पर बल डालकर हुए खाना खाया। रोहन से उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। वह रोहन की आदत को अच्छी तरह से जानती थी कि एक बार वह जो फैसला कर लेता है उसे कभी नहीं बदलता। खाना खाने के बाद रोहन वापस अपने कमरे में चला गया। उसे वैष्णवी का इंतजार था, लेकिन ये इंतजार ही रह गया। रात के 1 बजे तक वो वैष्णवी का इंतजार करता रहा, लेकिन वो कमरे में नहीं आई। रोहन को अब उस पर गुस्सा आने लगा था। ऐसी भी क्या जिद थी?
रोहन को अपनी गलतियों पर पछतावा था और वह उनकी भरपाई करना चाहता था। तो फिर वैष्णवी के साथ क्या प्रॉब्लम थी? वो उसे सारी खुशियां देने के लिए तैयार था, तो फिर वो क्यों इतनी अकड़ दिखा रही थी? रोहन गुस्से से कमरे से बाहर निकला। पूरा लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने किचन में देखा तो किचन की लाइट भी बंद थी और वह भी खाली था। नीचे बस 4 कमरे थे, एक रोहन का, एक शालिनी का, एक ड्राइंग रूम था और एक गेस्ट रूम। मोहित का कमरा ऊपर था, बल्कि मोहित के 2 कमरे थे। एक वो जिसमें उसके मनपसंद खिलौने होते थे और वह उनसे खेलता था, और एक वह कमरा जहां वह सोता था। रोहन ने गेस्ट रूम का दरवाजा खोलना चाहा तो वो बंद था। वह समझ गया कि वैष्णवी इसी कमरे में है। उसने हल्के से खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से खटखटाया दरवाजा और कहा, वैशु, मैं जानता हूँ कि तुम कमरे में हो, दरवाजा खोलो। लेकिन वैष्णवी ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि उसने तो उसे जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। रोहन गर्म हो गया और गुस्से से अपने कमरे में चला गया। तकिया ठीक किया और लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करता था तो वैष्णवी का रूप उसके सामने घूमने लगता। उसका तौलिए से लिपटा हुआ वजूद अब उसका दिमाग खराब कर रहा था। बार बार आंखों के सामने उसका वही अंदाज नजर आ रहा था, आधा छिपा हुआ और आधा खुला। वह बेचैनी से उठ बैठा। उसे वैष्णवी पर गुस्सा आने लगा। वो उठकर लाउंज के बाहर चला गया। चौकीदार, ड्राइवर, नौकर सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। रोहन पीछे की तरफ से गेस्ट रूम की बाहरी खिड़की के पास आया। उसने देखा कि खिड़की बंद नहीं थी। उसने जैसे ही थोड़ी सी खिड़की खुली, अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। रोहन ने खिड़की के अंदर आकर जैसे ही हल्का सा पर्दा हटाया तो उसने देखा कि वैष्णवी बिस्तर पर लेटी रो रही है। यकीनन वो रोहन से नाराज थी, खफा थी। लेकिन जैसे ही वह कूदकर अंदर आया तो आवाज से वैष्णवी उठकर बैठ गई। वह कहने लगी, कौन है? कौन आया है? उसने तुरंत लाइट ऑन की तो सामने रोहन को देखकर घबरा गई। कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? चोरों की तरह मेरे कमरे में आ गए। उसने कहा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? दरवाजा खटखटाया था ना मैंने। प्यार से बात समझ नहीं आती? वैष्णवी तुरंत खड़ी हो गई। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। तब तक रोहन उसके करीब आ चुका था। उसके सामने आकर खड़ा हो गया, इससे पहले कि वह कुछ कदम पीछे हटती। रोहन ने अपने दोनों हाथ वैष्णवी की कमर पर रखकर उसे अपने पास खींच लिया। क्या कर रही थी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खुद को छुड़ाने लगी। वो कहने लगा, मैं तुमसे अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहता हूँ और बस रिश्ते को वैसे निभाना चाहता हूँ जैसे निभाने का मेरा हक है। मैं तुम्हें अपने कमरे में इज्जत से लेकर जाना चाहता था, लेकिन तुम नहीं आई। खैर, ये भी मेरा ही कमरा है। वो कहने लगी, प्लीज आप मुझसे दूर रहिए, मैं आपके पास नहीं आना चाहती। रोहन ने कहा, मेरा दिमाग खराब करके मेरी सारी भावनाओं में आग लगाकर अब तुम कह रही हो कि तुम मेरे पास नहीं आओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारा तौलिया में लिपटा वजूद मेरा चैन छीन लेता है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी खूबसूरती मेरे होश पर इस तरह छा जाएगी। बहुत बड़ी गलती की मैंने, 3 साल बर्बाद कर दिए। मुझे तो चाहिए था कि उसी रात, ये कहते हुए उसका लहजा नशीला होने लगा था। लेकिन वैष्णवी लगातार उससे खुद को छुड़ा रही थी। रोहन की पकड़ बहुत मजबूत थी। जब वह लाचार हो गई तो रोने लगी। ये देखकर रोहन का दिल कुछ पिघला। रोहन ने कहा, क्या बात है? रो क्यों रही हो? उसने कहा, प्लीज मुझसे दूर रहो। रोहन कहने लगा, बहुत नखरे दिखा रही हो तुम। मैं तुम्हारे और नखरे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर वो उसे बिस्तर तक ले आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। इससे पहले कि वह उठती या कोई विरोध करती, रोहन ने उसे मौका ही नहीं दिया था। वह खुद को उस पर गिरा चुका था और अब उसके ऊपर हावी हो चुका था। वो कहने लगी, प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। लेकिन रोहन बेसुध होकर आगे बढ़ने लगा था।
उसने उसके बालों को पूरी तरह से खोल दिया था, अपनी उंगलियों को उसके बालों में फंसा दिया था, इससे पहले कि वह अपनी बेचैनी उस पर उतारता। वो बेहोश हो चुकी थी। उसे बिल्कुल निस्तेज देखकर रोहन के होश उड़ गए। वो उसे हिलाने डुलाने लगा, कहने लगा, भगवान के लिए उठो। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन वैष्णवी को होश नहीं आ रहा था। रोहन इतना परेशान था कि रात को ही उसे गोद में उठाकर लाउन से होते हुए बाहर ले आया। उसने अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर उसे लिटाया और मेन गेट खोलकर गाड़ी बाहर निकाली। फिर गेट बंद करके दोबारा गाड़ी में बैठा और तेज ड्राइव करता हुआ उसे पास के अस्पताल ले गया। उसने लेडी डॉक्टर से कहा, पता नहीं मेरी बीवी को क्या हो गया है, बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, आप इसे फोल्डिंग बेड पर लिटा दे। उसने बेड पर लिटा दिया। डॉक्टर ने कहा, आप बाहर जा सकते हैं। कुछ देर बाद नर्स आई और कहने लगी, आपकी बीवी को होश आ गया है। ये सुनकर रोहन की सांस में सांस आई। उसने कहा, क्या मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ? वो कहने लगी, जी हाँ, जरूर, और वैसे भी आपको डॉक्टर भी बुला रही है, आपसे बात करना चाहती है। रोहन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो वैष्णवी होश में थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिया भिगो रहे थे। सामने डॉक्टर बैठी थी। जो बात डॉक्टर ने रोहन से कही वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी थी। डॉक्टर ने कहा, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आपने अपनी बीवी पर जिस कदर क्रूरता दिखाई है, आपकी बीवी के अंदर जख्म हो चुके हैं और वो जख्म ऐसे हैं कि उन्हें ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। पता नहीं आप मर्द बीवी के करीब आते ही जानवर क्यों बन जाते हैं। ये सुनकर रोहन के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। वह तो आज पहली बार उसके करीब आया था। फिर जख्म रोहन के तो दिमाग में तूफान चलने लगा था। उसका दिमाग चकराने लगा था। ऐसा कैसे हो सकता था? वह तो इन 3 सालों में वैष्णवी से बेपनाह प्यार करने लगा था। उसे अपनी की गई हर गलती का एहसास भी हो गया था। वह तो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता था, पर ये नहीं जानता था कि वह लड़की उसकी अमानत होते हुए भी ये सब कर बैठेगी। क्या सोचकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया था? रोहन बहुत गुस्से में था। उसने डॉक्टर के सामने कुछ नहीं कहा और वैष्णवी यूं थी कि नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह रोहन को क्या जवाब देगी, क्योंकि रोहन की आंखों में जो सवाल थे उसे वह देख चुकी थी, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिलहाल जैसे ही उसने वैष्णवी को गाड़ी में ले जाकर बैठने को कहा, उस वक्त रोहन का लहजा बहुत रूखा था। वैष्णवी बहुत परेशान थी कि क्या जवाब देगी, लेकिन गाड़ी में भी रोहन ने उससे कोई भी सवाल नहीं पूछा था। रोहन के दिमाग में तो जैसे आंधियां सी चल रही थी। सब कुछ धीरे धीरे उसे याद आने लगा कि उस दिन क्या हुआ था, जिस घटना ने उसकी जिंदगी को बदलकर रख दिया था। बड़े उदास मन से रोहन अपने कमरे में दाखिल हुआ था, जहां वैष्णवी डरी सहमी बैठी हुई थी। उस वक्त रोहन की आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया, इतनी जोर से कि वैष्णवी काम कर रह गई। वह कहने लगा, तुम क्या समझती हो? मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, तुम्हारी तारीफ में जमीन आसमान एक कर दूंगा, या फिर तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाज दूंगा। तुम एक अनचाही दुल्हन बनकर मेरे घर पर आई हो। तुम मेरे लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। तुम्हारे साथ बैठकर बात करना तो बहुत दूर की बात है। रोहन का बस चलता तो वो उस नाजुक सी लड़की का बुरा हाल कर देता। वह तो वहां एक शादी में शामिल होने गया था। उसे क्या पता था कि किसी और की होने वाली बीवी उसकी बीवी बन जाएगी। वह तो अपनी माँ के साथ एक शादी में शामिल होने गया था। शालिनी जी की सहेली की बेटी की शादी थी, और उस वक्त रोहन को दुबई से आए हुए कुछ ही महीने हुए थे और उसे वापस फिर दुबई भी जाना था। लेकिन शालिनी जी उसे अपनी सहेली की बेटी की शादी पर ले गई।
एक पिछड़ा सा इलाका था जहाँ एक छोटे से घर के सामने ही तंबू लगा हुआ था और मेहमानों को बिठाया जा रहा था। रोहन तो इस तरह की शादियों में आने का आदी ही नहीं था। हमेशा अमीर लोगों के साथ ही उसका उठना बैठना और मिलना जुलना था। अपनी माँ के जोर देने पर वह आया था, इसलिए कुर्सी पर जाकर बैठ गया। दिलचस्पी के लायक वहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वह अपने मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज करने लगा। शादी के बारे में अभी उसने कुछ भी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद ही दुल्हन को स्टेज पर लाया गया। पहली नज़र जब रोहन की वैष्णवी पर पड़ी थी तो वह मन ही मन में उसकी खूबसूरती को देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह पाया था। यही सोच रहा था कि इसका होने वाला पति तो बड़ा खुशनसीब है, जिसे ये हीरे जैसी दुल्हन मिलने वाली है। बहुत अच्छी किस्मत है सुमित की। उसने गहरी सांस ली और फिर दोबारा अपने मोबाइल में बिजी हो गया। लेकिन बारात का इंतजार ही रह गया। 11 बज चुके थे, लेकिन बारात अभी तक नहीं आई थी। वैष्णवी के पापा ने लड़के वालों को कई फोन किए थे, लेकिन वे लोग फोन नहीं उठा रहे थे। आखिरकार उसके पापा खुद लड़के वालों के घर गए, लेकिन जब वापस आए तो रो रहे थे और अपना सीना पीट रहे थे कि मेरी बेटी की जिंदगी को दाव पर लगाकर वो शख्स ना जाने कहाँ भाग गया। पता नहीं लोग अपने बेटों की शादियां करते हुए उनकी रजामंदी क्यों नहीं पूछते। अगर उस लड़के का किसी और लड़की के साथ चक्कर था तो फिर मेरी बेटी के साथ रिश्ता क्यों तय किया? मेरी बेटी को कौन इज्जत देगा? मेरी दहलीज पर तो अब दोबारा कोई कदम भी नहीं रखेगा। मेरी बेटी साफ होते हुए भी किसी के घर की इज्जत नहीं बन पाएगी। उन्हें रोता हुआ देखकर रोहन को भी बहुत दुख हुआ था और शालिनी जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। वो शायद पहली लड़की थी जो दुल्हन बनी बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसका बाप शायद पहला बाप था जो हॉल में मौजूद सभी लड़कों के पिताओं के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था कि भगवान के लिए मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से कर दो, उसे अपनी इज्जत बना लो। अगर आज इसकी शादी नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। मेरी बेटी की इज्जत रख लो। कोई है जो मेरी बेटी की इज्जत रख ले। उसे यूं रोता बिलखता देखकर रोहन को भी कुछ हुआ था, लेकिन शालिनी जी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा बेटा अपनाएगा आपकी बेटी को, आपकी शादी की रस्में शुरू करवाएं। ये सुनकर रोहन का हैरानी से बुरा हाल था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ उसे बलि का बकरा बनाकर रख देंगी। ठीक है, उसे दुख था कि लड़के वाले आखिरी वक्त में मुकर गए और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने लगी, और यह एक तकलीफ थी। लेकिन इसका हल ये तो नहीं था कि उसकी शादी कर दी जाती। वह शालिनी जी को घूरता रह गया, लेकिन शालिनी जी ने उसके इशारों को भी नहीं समझा और उसकी शादी वैष्णवी से कर दी। रोहन बेमन से शादी करके घर आ गया था, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ गुस्से से उसने तूफान सा खड़ा कर दिया था। वैष्णवी तो खड़ी काम कर रह गई थी। वो कहने लगा, मैं इस लड़की से शादी हरगिज नहीं निभाऊंगा। आपने जबरदस्ती ये शादी करवाई है। ये रिश्ता मैं कभी नहीं निभा पाऊंगा। वैसे भी मेरी कल की फ्लाइट है, मैं वापस दुबई चला जाऊंगा। रोहन ने गुस्से में कहा, ये लड़की आप लोगों की जिम्मेदारी है। आपने क्यों जबरदस्ती मेरी शादी इससे करवाई? शालिनी जी उसे समझाने लगी। उन्होंने एक नौकरानी से कहा कि जाओ वैष्णवी को रोहन के कमरे में ले जाकर बैठा दो। रोहन तो ये सुनकर भड़क गया, कहने लगा, ये मेरे कमरे में नहीं जाएगी। लेकिन नौकरानी तब तक वैष्णवी को रोहन के कमरे में बिठाकर आ गई थी। वो अपनी माँ पर चिल्ला रहा था कि मैंने तो इस लड़की के दूल्हे को नहीं कहा था ना कि भाग जाए ताकि ये मुसीबत मेरे गले पड़ जाए। आप जानती हैं ना कि मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता था, और अगर मैं शादी करता भी तो उस मिडिल क्लास लड़की से कभी भी नहीं करता। मुझे हाई क्लास और हाई सोसाइटी की लड़कियां अच्छी लगती हैं। आपने क्या सोचकर मेरी शादी इस लड़की से की है? मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं निभाऊंगा और मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। आप समझ लीजिए, आपने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। ये सुनकर शालिनी जी रोने लगी। उन्होंने मिन्नतें करके उसे जबरदस्ती कमरे में भेजा, लेकिन वो वैष्णवी पर भी चिल्ला रहा था।
कहने लगा, जबरदस्ती की बीवी को मैं बीवी नहीं मानता। तुम एक अनचाही दुल्हन हो, जिसके पति के दिल में कभी जगह नहीं बनती। मेरे दिल में भी कभी नहीं बनेगी। ये कहकर उसने वैष्णवी का हाथ पकड़ा और उसे नीचे सोफे पर धक्का दिया और कहने लगा, ये है तुम्हारी औकात। तुम यहाँ सोओगी। तुम्हारी इतनी अहमियत नहीं कि मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर जगह दूं। ये कहकर वो गुस्से से लेट गया। वैष्णवी दबी हुई सिसकियों से पूरी रात रोती रही। सुबह पता नहीं कब उसकी आँख खुली। जब कमरे में हलचल की आवाज से उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि रोहन बैग में अपने कपड़े रख रहा था। वो उठकर बैठ गई और कहने लगी, आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? मेरा तो कोई दोष नहीं। वो कहने लगा, मुझसे बात मत करो। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम्हारे बाप की इज्जत का ठेका मैंने नहीं ले रखा था। अब मेरे नाम पर सारी जिंदगी बैठी रहो। बहुत शौक था तुम्हारे बाप को तुम्हें विदा करने का। हो गई विदा। आ गई तुम मेरे घर। लेकिन याद रखना, मेरे पास आकर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मैं अपनी मर्जी से दूसरी शादी करूंगा और करके दिखाऊंगा। ये कहकर वो अपना बैग लेकर चला गया था। उसने शालिनी जी से भी मिलने की तकलीफ नहीं उठाई थी। दुबई आकर कुछ महीने तो उसका गुस्सा बहुत तेज रहा, लेकिन धीरे धीरे उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन जिस कंपनी में वो काम करता था, वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था। 3 साल से पहले वो इंडिया नहीं जा सकता था और इन 3 सालों में उसका गुस्सा खत्म हो गया था। 3 साल से पहले वो वापस तो आ नहीं सकता था, बल्कि वैष्णवी का मनमोहक रूप अब उसको सताने लगा था। रातों को जगाने लगा था। अच्छा लगता था उसको उसके बारे में सोचना, क्योंकि वाकई वह बेगुनाह थी, बेकसूर थी। उसने गुस्से में आकर ये सब किया था। जब तक वापसी का वक्त आया तब तक वो वैष्णवी से प्यार करने लगा था और उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था। अपनी गलती का प्रायश्चित भी कर रहा था। लेकिन जो कुछ लेडी डॉक्टर ने उसको बताया था, वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़की उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। उसकी बीवी होते हुए भी वह ये सब करेगी। उसने ये सब किया। कैसे किया? 3 साल भी उस लड़की से अपने जज्बात संभाले नहीं गए और उसने अपना आप किसी गैर मर्द के हवाले कर दिया, वह भी मेरी बीवी होते हुए। ये बातें रोहन को अंदर ही अंदर जैसे आग लगा गई थी। वह गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ और एक नज़र वैष्णवी पर डाली, जो घुटनों पर सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। पहले तो वैष्णवी का रोना रोहन को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, लेकिन अब उसके रोने से उसे बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी। वो गुस्से में आगे बढ़ा और अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर झटके से कहने लगा, ये सब क्या है? बताओ मुझे। तुम्हारी जवानी इतनी उछल रही थी कि ये भी भूल गई कि तुम शादीशुदा हो। सब्र नहीं हुआ तुमसे। ये सुनते ही वो कांप उठी। घबराकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़िए। आपको कोई हक नहीं है मुझसे ये सवाल पूछने का। मेरी इस पूरी हालत की वजह आप खुद ही है। रोहन ने उसे कसकर पकड़कर और करीब किया और बोला, चुप रहो। मैंने तो सोचा था कि तुम गांव की एक डरपोक और मासूम लड़की होगी। तुम्हें पता भी है इन 3 सालों में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कैसी फीलिंग्स थी। मैं तुम्हें याद करके खुद को बेचैन महसूस करता था। मुझे तुमसे प्यार होता चला गया था और ये प्यार इतना बढ़ गया था कि मैंने दूसरी लड़कियों को देखना तक छोड़ दिया था। मेरी जिंदगी में इतनी कॉलीग्स, इतनी एम्प्लॉयज आई, मगर तुम्हें पता है मैंने खुद को संभाला, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं अपनी सारी इच्छाएं, सारी बेचैनी, सारा प्यार तुम पर न्योछावर करना चाहता था, क्योंकि तुम ही इसकी इकलौती मालिक थी। मगर तुमने क्या किया? उसने एक झटके से वैष्णवी को छोड़ा और वह बिस्तर पर जा गिरी। तकलीफ के मारे उसके मुंह से सिसकियां निकल गई। डॉक्टर ने जो बातें कही थी वो अभी भी रोहन के दिमाग में गूंज रही थी। रोहन दरवाजा बंद करना भूल गया था। कमरे से रोने की हल्की आवाज आई तो शालिनी जी भी वही आ गई। वह उस वक्त पहुंची
जब रोहन ने उसे बिस्तर पर झटक कर गिराया था। अगले ही पल शालिनी जी बोली, हे भगवान, क्या हो गया बेटा? क्या कह दिया इस लड़की ने तुम्हें? सब ठीक तो है ना? अपनी माँ को वहां देखकर रोहन तुरंत वैष्णवी से दूर हट गया। कहने लगा, कुछ नहीं मम्मी, बस आप यहाँ से जाइए। ये मेरा और इसका पर्सनल मैटर है। मगर उनकी बात सुनकर शालिनी जी तुरंत आगे बढ़ गई। वैष्णवी पहले ही रोहन की डांट सुन चुकी थी। अब शालिनी जी ने भी उसे कंधों से पकड़कर झिंझोड़ दिया। क्या कर दिया तुमने मेरे बेटे के साथ? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे 3 साल तक दूर रहा। मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब तुम पर दया दिखाकर मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर ले आई थी। और अब जब मेरा बेटा वापस आया है, अभी ठीक से 2 दिन भी नहीं हुए कि फिर से तुम उसे परेशान कर रही हो। चलो यहाँ से, मैं तुम्हें इस कमरे में नहीं रहने दूंगी। वह वैष्णवी का हाथ पकड़कर वहां से ले जा रही थी, जब रोहन ने अपनी माँ को रोक दिया। कहने लगा, नहीं माँ, ये यहीं मेरे कमरे में रहेगी। मेरी बीवी है, मुझे जो भी इससे बात करनी है मैं कर लूंगा। शालिनी जी उसे कहती रह गई कि नहीं, तुम इस लड़की से दूर रहो, ये कहीं से भी तुम्हारे लेवल की नहीं है। लेकिन रोहन ने अपनी माँ को जिस तरह घूर कर देखा था, शालिनी जी को उसका हाथ छोड़ना पड़ा। रोहन ने दरवाज़ा लॉक कर दिया, वापस उसकी तरफ पलटा और कहने लगा, ये रोने का नाटक बंद करो और बताओ किसके साथ तुमने गलत काम किया है? बताओ मुझे। वह 2 कदम पीछे हटी, आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। वैष्णवी ने कहा, अगर आप मुझ नई नवेली दुल्हन को छोड़कर ना जाते तो मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। रोहन उसकी बात का मतलब नहीं समझ रहा था, बल्कि वो उल्टा ये समझ रहा था कि शायद यह लड़की सचमुच अपनी इच्छाओं से बेकाबू होकर किसी के साथ गलत कर चुकी थी। और यही शक और गुस्सा उसके दिमाग पर हावी हो गया था। उसके दिल में वैष्णवी के लिए नफरत की भावना उमड़ने लगी। वह गुस्से से कहने लगा, बहुत शौक था तुम्हें अपने पति की अमानत में खयानत करने का, पति की गैर मौजूदगी में अपने आशिकों के साथ वक्त गुजारने का। अब मैं तुम्हें बताऊंगा रोहन बदला कैसे लेता है। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो शर्ट के बटन खोल रहा था, वैष्णवी को अपनी मौत अपने सामने दिखाई दे रही थी। वह घबराकर पीछे हटने लगी और बोली, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, दूर हटिए मुझसे। मैं पहले ही बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ, मुझे और तकलीफ मत दीजिए, वरना मैं चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी, सबको बता दूंगी। वैष्णवी के मुंह से ये सुनकर रोहन ने तुरंत आगे बढ़कर उसी का दुपट्टा उसके गले से खींचा। वह घबराकर अपने हाथ सीने पर रखकर अपनी खूबसूरती उससे छिपाने लगी, मगर वह अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंक चुका था। उसे इस तरह देखकर वो अपना चेहरा ढक चुकी थी। मगर शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर रोहन कहने लगा, क्यों? अब शर्म आ रही है तुम्हें? अब भी मेरी तारीफ ही करो ना, जैसे अपने यार की करती होगी। यकीनन तुम्हारी मर्जी भी तो शामिल होगी ना। वो जानबूझकर खुद को भी तकलीफ दे रहा था और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके वैष्णवी को भी तकलीफ दे रहा था। जानबूझकर वो ऐसे ताना मार रहा था और वह रोए जा रही थी। रो रो कर कह रही थी, आपको भगवान का वास्ता, आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। मैं बीवी हूँ आपकी, ऐसा मत कीजिए। मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ। आपने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था? मगर उसकी रोती हुई आवाज सुनकर रोहन अपनी आंखों में एक चमक लाया। उसने अपने माथे को खुजाया और फिर उसी का दुपट्टा उसके मुंह पर बांधना शुरू कर दिया। हाथ और मुंह बांधने के बाद उसने उसे बिस्तर पर झटके से गिरा दिया था। इससे पहले कि वह अपनी अगली हद पार करता, दरवाज़ा तेजी से बजने लगा। दरवाजे पर धड़ाधड़ दस्तक होने लगी, जिसे सुनकर रोहन एक झटके से उससे अलग हुआ और कहने लगा, कौन है? जाओ अभी यहाँ से। मम्मी, क्या यह आप है? लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा था।
जैसे ही रोहन ने दरवाजा थोड़ा सा खोला तो दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर एक झटके से दरवाजा पूरा खुल चुका था और फिर रोहन के माथे पर शिकन पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी, क्योंकि मोहित कमरे में दाखिल हो गया था। अगले ही पल एक नजर उसने वैष्णवी पर डाली, जो अपने हाथ और मुंह बंधे बिस्तर पर बैठी रो रही थी। रोहन को गुस्से से देखकर वो कहने लगा, ये सब क्या है भाई? आप इतनी प्यारी भाभी के साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी प्यारी गुड़िया जैसी सॉफ्ट सॉफ्ट वैशु के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी सॉफ्ट प्यारी सी भाभी को आपने बांधकर क्यों रखा है? ये कहकर वो तुरंत वैष्णवी की तरफ गया। वैष्णवी ने जैसे ही अपनी तरफ बढ़ते हुए मोहित को देखा तो तुरंत बिस्तर पर चढ़ते हुए दूसरे किनारे की तरफ सरक गई। घुटनों के चारों तरफ अपनी बाहें लपेटे वह सहम रही थी, जो कि रोहन को थोड़ा अजीब भी लगा। मगर उस वक्त उसे मोहित पर भी गुस्सा आने लगा। कहने लगा, मोहित तमीज नहीं है क्या तुम्हें? क्या माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि यूं किसी के कमरे में नहीं जाते? वो तुरंत कहने लगा, ये किसी का कमरा नहीं, मेरी वैश्य का कमरा है, समझे आप? आप चले जाए यहाँ से। आपने क्यों बांध कर रखा है इसको? हाँ, क्यों बांधा है? वह खुद आगे बढ़कर वैष्णवी को खोलना चाहता था, लेकिन वैष्णवी लगातार खुद को उससे दूर कर रही थी। रोहन अगले ही पल आगे बढ़ा। हाथ से पकड़कर उसने अपने कमरे से मोहित को बाहर निकाला। मोहित कमरे के बाहर गिर चुका था। गुस्से से रोहन कहने लगा कि दोबारा मेरे कमरे में भटकते हुए भी दिखाई मत देना, समझे तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। अजीब तमाशा है। वह दरवाजा जोर से बंद कर चुका था। उसका सारा मूड तो वैसे ही खराब हो चुका था। वह उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था, मगर ना जाने क्यों उसे रोता देखकर उसे उस पर दया आ गई थी। आगे बढ़कर झटके से उसके मुंह से कपड़ा हटाया और कहने लगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, समझी तुम? आज रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। तुम मुझे सुबह तक अपने उस आशिक का नाम बताओगी और मैं तुम्हें तलाक देकर खुद तुम्हारी विदाई उसके साथ करवाऊंगा। लेकिन अगर तुमने नौटंकियां जारी रखी और सब भूलकर मेरे साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ी तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। यह कहकर वह उसे बेड से उठने को कहकर जा चुका था। वह एक तरफ सोफे पर बैठकर रोती हुई सारी रात गुजार चुकी थी। कैसे बताती? किन शब्दों में बताती? आंसू थे जो उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। वह रोते हुए सोफे पर ही आधे लेटे सो गई। अगली सुबह जब रोहन की आँख खुली तो वो गहरी नींद में सो रही थी। वैष्णवी को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। कितनी मासूम दिखती है, मगर अंदर से उतनी ही बेकाबू लड़की थी। कौन जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कैसी लड़की मौजूद है। कुछ समय के लिए अपने पति का इंतजार तक नहीं कर पाई थी। ये कहकर वो सीधा वॉशरूम में गया था। आज वक्त से पहले ही उसकी आँख खुल गई थी। शायद वो सारी रात ही सोया नहीं था। फ्रेश होने के बाद वह कमरे से बाहर निकला। अभी तक शालिनी जी सो रही थी, मगर किचन में खटपट की आवाज सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वह बाहर जॉगिंग के लिए जा रहा था। आवाज सुनकर रुका। धीरे धीरे बिना आवाज किए किचन की तरफ आने लगा। वह दीवार की ओट लिए थोड़ी दूरी पर खड़ा था, जब अंदर से नौकरानी की आवाज आ रही थी। अरे छोटे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर बीवी जी ने देख लिया ना तो आपको तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मुझे बहुत मारेंगी। वह भी मुर्गा बनाकर। नौकरानी भी हंसकर उससे बात कर रही थी। लेकिन तभी जो आवाज किचन में गूंजी, रोहन के तो होश ठिकाने आ चुके थे। थोड़ी बहुत जो नींद उसकी आंखों में थी वो सारी छुमंतर हो चुकी थी। रोहन सांस भी ये सोचकर रोक चुका था कि कहीं अगले शब्द वह सुनने से रह ना जाए। मोहित कहने लगा, अरे कुछ नहीं होता, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता, समझी? कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना, बस मेरी बात मानती जा, बदले में जो कहेगी मैं करता जाऊंगा। मोहित की आवाज कांप रही थी। उसका लहजा नशीला था। ऐसे लग रहा था जैसे वह किसी मधोशी में डूबा हुआ
या फिर नशे में है। थोड़ा सा आगे बढ़कर जब रोहन ने अंदर का नजारा देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नौकरानी, जिसकी उम्र 25-26 साल थी, उस वक्त नाश्ता बना रही थी, और वही मोहित उसे अपनी बाहों में भरे अपना सर उसके कंधे पर रखे हुए बातें कर रहा था। रोहन फौरन वहां से पीछे हट गया। मोहित इस तरह की हरकतें, वह तो 21 से 22 साल का होकर भी उसका दिमाग बच्चों जैसा था। फिर ये सब कुछ कैसे? शायद रोहन ये भूल चुका था कि भले ही उसका दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन वो शारीरिक तौर पर पूरी तरह जवान हो चुका था। उसके अंदर भी वही इच्छाएं थी जो इस उम्र के लड़कों की होती है। बस सही गलत की पहचान उसमें नहीं आई थी। इसीलिए जो कुछ वह फिल्मों और टीवी ड्रामों में देखता था, वही सब कुछ यहाँ पर वह कर रहा था, और वह नौकरानी भी उसका खूब फायदा उठा रही थी। कहने लगी, रोहन बाबू, आपको पता है मुझे ना 5,000 रुपये चाहिए। मोहित जल्दी से उसे और करीब खींचकर कहने लगा, हाँ, वैसे भी बहुत से नोट मम्मी के पर्स में हैं। मम्मी के पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। उनका पर्स तो हर वक्त पैसों से भरा रहता है। और अब तो रोहन भाई के पास भी मैंने ऐसे बहुत से पैसे देखे हैं। अगले पल वो नौकरानी खिलखिलाकर हंसी। कहने लगी, मेरे राजद दुलारे मोहित बाबू, आपको पता है अगर आप मुझे वो नोट लाकर देंगे तो मैं आपको कुछ ऐसा तोहफा दूंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको कितना अच्छा लगेगा। मोहित तुरंत कहने लगा, सच, अगर मैं तुम्हें वो नोट लाकर दूं तो तुम मुझे अच्छे अच्छे तोहफे दोगी। जो मैं कहूंगा वो करोगी। प्लीज तुम मेरे कमरे में आया करो ना। मैं तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ और तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार भी करना चाहता हूँ, जैसे फिल्म में हीरो अपनी हीरोइन से करता है। ये सुनकर तो रोहन के होश उड़ गए थे। वह सोच भी नहीं सकता था कि मोहित इस तरह की हरकत भी कर सकता है। अगले ही पल वह किचन में दाखिल हुआ तो मोहित तुरंत उस नौकरानी से अलग हुआ। नौकरानी भी घबराते हुए तुरंत अपने कपड़े ठीक करने लगी, मगर एक जोरदार थप्पड़ रोहन ने उसके मुंह पर मार दिया था। नौकरानी से कहने लगा, बेशर्म औरत, शर्म नहीं आती? 2 बच्चों की माँ हो तुम और इस तरह की हरकतें करती फिर रही हो। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसी भी निकल सकती हो। माँ ने तुम पर कितना यकीन करके तुम्हें इस घर में नौकरी के लिए रखा हुआ है, और तुम इस घर के लड़कों पर इस तरह के डोरे डाल रही हो, इनसे पैसे ऐंठ रही हो। इससे पहले कितने पैसे खा चुकी हो? और ये सब कुछ क्या था? मोहित घबराकर तुरंत दीवार से जाकर चिपक गया था। दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर कहने लगा, भाई, मुझे मत डांटो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आपका छोटा भाई हूं ना। मैं तो बस ऐसे ही ये सब कुछ देख रहा था। मैंने सच में कुछ नहीं किया। नौकरानी भी रोने लगी थी। चोरी पकड़ी जाने पर तुरंत दोनों हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोते हुए रोहन के कदमों में गिर गई और रोकर कहने लगी कि माफ कर दीजिए बड़े साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अब आप ही बताइए, आप मालिक लोग हो। अगर मुझ जैसी गरीब को पैसों की जरूरत होगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? ये तो मोहित बाबू है जिन्होंने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया। मैं तो इन्हें पागल समझती थी, मगर ये तो मुझे अक्सर इस तरह की हरकतें करके पैसे दे दिया करते हैं और मैं चुपचाप ले लिया करती हूँ। रोहन ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रखा था, वरना उसका दिल यही कह रहा था कि इस औरत का मुंह तोड़ दे। रोहन ने कहा, दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे इस घर में दिखाई मत देना। वो तुरंत वहां से भाग निकली थी। रोहन का रुख अब मोहित की तरफ था, जो बिल्कुल ही दीवार में छुप गया था। जैसे ही रोहन ने उसे कुछ कहना चाहा, अगले ही पल वो चीख चीख कर रोने लगा। रो कर कहने लगा, मम्मा मम्मा प्लीज मुझे बचाओ। देखिए, मुझे रोहन भाई मार रहे हैं। मम्मा प्लीज आइए। रोहन भाई मुझे मारेंगे, मेरी जान ले लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, इनको बताइए ना। वो लगातार रो रहा था। शालिनी जी भी बेटे के रोने की आवाज सुनकर उठकर आ गई थी। जब उन्होंने रोहन को उसे डांटते देखा तो तुरंत मोहित को अपने सीने से लगा लिया। कहने लगी, क्या हुआ रोहन? क्या कह रहे हो छोटे भाई को तुम? तुम जानते तो हो ये नॉर्मल नहीं है।
इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो मन ही मन बड़बड़ाकर कहने लगा कि सिर्फ मानसिक संतुलन ही खराब नहीं है। फिर कहने लगा, पूछिए, इससे ये सुबह सुबह नौकरानी के साथ क्या कर रहा था? नौकरानी के साथ जिस तरह की बातें कर रहा था, मुझे तो शर्म आ रही है आपको बताते हुए। और ये आपके पर्स से पैसे चुराकर उन नौकरानियों को भी देता रहता है। माँ अपने मोहित को देखती रह गई। फिर कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये तो शरारती और तेज दिमाग तो आजकल की नौकरानियां हैं, जिन्होंने इसे फंसाने की कोशिश की होगी। फिक्र मत करो, मैं आज ही उसे को नौकरी से निकालकर भरोसेमंद लड़की रखती हूँ। वह मोहित को वहां से लेकर जा चुकी थी। सारा दिन रोहन का काम पर भी ऐसा ही गुजरा था। रह रह कर मोहित की वो हरकत याद आ रही थी, और फिर पिछली रात जो कुछ वैष्णवी ने किया था वह भी उसे याद आ रहा था। वो खुद को ही कोसते हुए कहने लगा, वाह रोहन, जिंदगी में पहली बार तुझे कोई लड़की अच्छी लगी जो तेरी बीवी थी। तू जिसके साथ अपनी जिंदगी खुशी से बिताना चाहता था। इतनी खूबसूरत बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है, मगर जिस तरह चांद पर दाग होते हैं, इसी तरह तेरी बीवी ने भी तेरी अमानत में खयानत कर दी। सारा दिन भारी दिमाग के साथ काम करने के बाद वो घर लौटा था। घर में कदम रखते ही उसकी नज़र सबसे पहले किचन से काम करके निकलती हुई वैष्णवी पर पड़ी, जिसने अपने दुपट्टे को एक तरफ कमर पर बांधा हुआ था। गर्मी की वजह से उसके चेहरे और गर्दन पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वह अपने ही ध्यान में दुपट्टे के कोने से पसीना साफ करती कमरे की तरफ जा रही थी। जब रोहन की नज़र मोहित पर पड़ी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह तो टीवी पर कार्टून देख रहा था, मगर जिन नज़रों से वो वैष्णवी को घूर रहा था, रोहन का तो खून खौल रहा था। उसने तुरंत वैष्णवी को तेज आवाज में पुकारा। वैष्णवी ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो तुरंत दुपट्टा ठीक करती हुई उसके पास आ गई। वो कहने लगा, ये क्या तरीका है? आइंदा के बाद मैं तुम्हें यूं दुपट्टा कमर पर बांधे हुए घूमते हुए ना देखूं। रोहन का हाथ बढ़ाते ही वैष्णवी ने तुरंत दुपट्टा सीने पर लिया था। शालिनी जी ने ये सुना तो अगले ही पल हंस पड़ी, जो खुद बिना दुपट्टे के घर में घूमा करती थी। इस वक्त भी ढीली ढाली कुर्ती और ट्राउजर में थी। हंसकर चलती हुई रोहन के पास आकर कहने लगी, क्या रोहन बेटा, क्या हो गया है? तुम कब से पुराने जमाने के मर्दों की तरह अपनी बीवी पर पाबंदियां लगाने लगे? रोहन ने एक चुभती नज़र उन पर डाली। फिर कहा, समझाए इसे, अपनी नज़रों के इरादे ठीक करें। ये ना हो कि मुझसे 2 थप्पड़ खाकर इसे अकल आ जाए। शालिनी जी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। रोहन को देखकर तो मोहित तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा था। वो वही लाउंज में बैठकर कुछ देर शालिनी जी से बात करता रहा। शालिनी जी उसके सामने कई लड़कियों की तस्वीरें रख रही थी। कहने लगी, बताओ बेटा, तुम्हें इनमें से कौन सी लड़की पसंद है? मेरा बेटा जिस लड़की पर हाथ रखेगा, एक से बढ़कर एक तुम्हारे स्टैंडर्ड की लड़की है। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी। मगर वह चुपचाप उन तस्वीरों को देखता रहा। फिर कहने लगा, मैं आपको अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, दिमागी तौर पर परेशान हूँ। जब मेरा मन शांत हो जाएगा तभी आपको इस बारे में अपनी राय दूंगा। ये सुनकर शालिनी जी भी थोड़ी खुश हुई। कहने लगी, अच्छा, इसका मतलब इस लड़की से सचमुच तुम्हारा जी भर गया है। अच्छा ही है, इस लड़की को अपनी जिंदगी से हटाओ। वैसे भी इसका तुम्हारी जिंदगी में होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। वह अपनी माँ की बात सुनने के बाद सीधा कमरे में आया। कमरे में प्रवेश किया तो सामने तैयार होकर अपने बाल बांधे वैष्णवी खड़ी थी। वैष्णवी को देखकर उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वह भी तैयार होकर बाहर आया। इससे पहले ही वैष्णवी एक बार फिर किचन में जाती, रोहन ने आवाज देकर उसे वहीं रोक दिया। कहने लगा, क्या? मैंने तुम्हें क्या कहा? क्या सुनाई नहीं देता? वैष्णवी डरते हुए कहने लगी, क्या? मैंने तो कुछ नहीं सुना। वह दोनों हाथ सीने पर बांधकर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था
कि तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताओगी, जिसने मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें खुशी दी है। उसने तुरंत नजरें फेर ली। फिर कहने लगी, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मेरे साथ इस तरीके से बात मत कीजिए। उतना ही बोलिए जितना बाद में आप हजम भी कर सकें। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, यही सवाल अगर जाकर आप अपनी माँ से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी माँ ही इन सवालों का सबसे अच्छा जवाब दे सकती है आपको। ठीक है। यह कहकर वैष्णवी वहां से चली गई थी और रोहन सोच में पड़ गया कि आखिर इस बारे में अपनी माँ से कैसे पूछे। उसने घुमा फिराकर अपनी माँ से पूछा कि इन 3 सालों में वैष्णवी कितनी बार अपने पेरेंट्स के घर गई। जवाब में शालिनी जी कहने लगी, कहाँ गई? उसे तो हमारे इस बड़े घर की ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी में रहती है। बड़ी मुश्किल से इन 3 सालों में कोई 810 बार ही अपने पेरेंट्स के घर गई होगी। रोहन ने फिर पूछा, नहीं मेरे आने से पहले ये पिछली बार कब गई थी? शालिनी जी ने फिर से मुंह में कुछ डालते हुए कहा, अरे इसे तो 5-6 महीने हो चुके हैं, ये अपने पेरेंट्स के घर गई ही नहीं। ये सुनकर रोहन भी गहरी सोच में पड़ गया था। इसका मतलब वो जो भी था यहीं का था। लेकिन कौन था? रोहन के दिमाग में बहुत सी बातें बन रही थी, मगर वह इन सारी कड़ियों को आपस में मिलाने से पहले खुद ही शक्सेना में सिर हिला देता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस दिन वो बिना बताए समय से पहले घर आ गया था। धीरे से घर में दाखिल हुआ। आज उसकी इच्छा थी कि अपनी माँ को सरप्राइज दे। शायद वो किचन में थी। वह दबे कदमों से किचन के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अंदर से वैष्णवी के रोने की आवाज आने लगी। वैष्णवी सिसक कर रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर तो रोहन के कदम वहीं पर रुक गए। अगले ही पल एक आवाज गूंजी, कमीनी, क्या बताया है तूने रोहन को? बता मुझे, वो क्यों कल मुझसे सारी पूछताछ कर रहा था? तुझे मैंने कितनी बार कहा है, रोहन के कमरे में मत जाया कर। कोई भी बहाना बना, कोई भी नाटक कर, लेकिन रोहन के कमरे में मत रहना। तेरे लिए रूम खाली करवाया है, वहां क्यों नहीं रहती? क्या कहा है तूने रोहन को, जो मुझसे बार बार जांच के तरीके से सवाल कर रहा था? रोते हुए वैष्णवी की आवाज गूंजी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। क्या पहले आपने मुझे कम तकलीफ दी है जो अब मेरी जान लेना चाहती हैं? वो अपनी गर्दन शालिनी जी से छुड़ा रही थी, लेकिन अगले ही पल शालिनी जी ने गर्मागर्म चिमटा उठाकर उसके हाथ पर लगा दिया। शालिनी के इस हरकत पर वह दर्द से चिल्लाई थी। उसका चिल्लाना रोहन से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत किचन में घुस गया। कहने लगा, मी, ये क्या कर रही हैं आप? जैसे ही वैष्णवी ने रोहन को देखा तो अगले ही पल शालिनी की पकड़ से खुद को छुड़ाकर वो तुरंत रोहन के पीछे आकर छिप गई। रोते हुए अपना हाथ सहलाती हुई रोहन से चिपक गई थी। शालिनी के तो चेहरे का रंग उड़ गया था। कहने लगी कि रोहन बेटा, तुम छोड़ो, कुछ नहीं, बस ये हम औरतों का मामला है। तुम ये बताओ इस लड़की को कैसे ठिकाने लगाना है, मैं ये सब देख लूंगी। रोहन कहने लगा, मम्मी आप यहाँ पर क्या बात कर रही थी? मुझे बताइए। लेकिन शालिनी ने कहा, इसने दाल में नमक ज्यादा कर दिया। बस वही समझा रही थी कि मसाला कैसे डालते हैं। तुम छोड़ो इसे, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने पीछे वैष्णवी को छिपा चुका था। कहने लगा, माँ मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। ऐसी कौन सी बात है? कौन सा राज है जो आप इसे छुपाने को कह रही थी? मुझे सच बताइए, आपको मेरी कसम। वैष्णवी बताओ मुझे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक एक शब्द सच बताओगी अभी के अभी, वरना मैं गर्मागर्म खौलता हुआ पानी तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगा। रोहन जिस तरीके से बोला था, वैष्णवी तो सहम गई थी। तुरंत सच उगलने लगी। आज से 3 साल पहले जो कुछ हुआ था वह खुली किताब की तरह था। सब कुछ रोहन को बता रही थी। रोते हुए कहने लगी, आप मुझे छोड़कर जा चुके थे और मैं आपके कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। यूं ही अधलेटी बैठी थी जब कमरे में एकदम से अंधेरा छा गया और फिर कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुझे लगा शायद आप आ गए हैं,
लेकिन मेरी गलतफहमी थी। कमरे में कोई आया था जिसने धीरे धीरे मेरे करीब आकर मेरे साथ कुछ कुछ गलत करना शुरू कर दिया। वैष्णवी रोते हुए बता रही थी। उस रात मौका पाकर मोहित अपनी भाभी के कमरे में दाखिल हो गया था। उसने कुछ देर पहले अकेले कमरे में बैठकर एक फिल्म देखी थी, जिसमें दूल्हा दुल्हन शादी के दिन जो कुछ कर रहे थे वो सब कुछ देख चुका था। खुद ही बैठकर सोचते हुए कहने लगा कि भाई तो नई दुल्हन को छोड़कर चले गए, अब भाभी के साथ मुझे ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर वह सीधा अपनी भाभी के कमरे में गया था। कमरे में अंधेरा करके उसने जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। पास में मोहित को लेटा देख वह चिल्ला चिल्लाकर रोहन को आवाजें देने लगी। शोर की आवाज सुनकर शालिनी कमरे में आई थी। जब मोहित को यूं लेटे हुए देखा और मोहित ने रोते हुए सब कुछ अपने मुंह से खुद बोला तो शालिनी के तो होश उड़ गए थे। उन्होंने उल्टा वैष्णवी को ही डांटना शुरू कर दिया कि चुप कर, क्या तमाशा लगा रही है? इज्जत का जनाजा निकालेगी क्या? जो कुछ हुआ अब हो गया। खबरदार जो तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की, वरना बालों से पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहेगी तू। अपने गांव से कोसों दूर उसे तो वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता था। डरी सहमी मजबूर वह इसी घर में रहने लगी थी। मोहित से खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन फिर भी मौका पाकर वो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता, और इन सब में शालिनी उसका पूरा पूरा साथ देती थी, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि रोहन इस लड़की को कभी नहीं अपनाएगा, और यूं उनके लाडले बेटे के तो ये लड़की किसी काम आई। वैष्णवी ने रोते हुए सब कुछ बताया तो शालिनी नजरें चुरा रही थी। रोहन का तो बस नहीं चल रहा था कि पूरे घर को तबाह करके रख दे। उसे इस वक्त वैष्णवी पर दया आई, जिस पर वहशत और दरिंदगी का बर्ताव उसके छोटे भाई मोहित ने किया था। मोहित ने तो हर हद पार कर दी थी। उसकी हरकतें रोहन को शुरू से ही नापसंद थी, उससे नफरत के भाव पैदा करती थी। उसने वैष्णवी का हाथ पकड़ा, कहने लगा, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था मम्मी कि आप इतनी गलत भी हो सकती है। आपको जरा शर्म नहीं आई? आप एक लड़की का इस्तेमाल करके अपने सगे बेटे की बीवी का इस्तेमाल करवा रही हैं। आपको लगा था कि मैं ये सब कुछ जानकर उसे छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, और उस पागल के साथ मुझे आपके साथ नहीं रहना। अपना सारा सामान पैक करके उसने वैष्णवी को अपने साथ लिया था और वो घर छोड़कर वहां से जाने लगा। शालिनी रोते हुए बेटे से माफी मांग रही थी, मगर उसके लिए ये सब कुछ भुलाना इतना आसान नहीं था। वह अपने फ्लैट में चला आया। कुछ दिन बाद उसने दोबारा दुबई के टिकट करवाए और अपने साथ वैष्णवी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो गया। कुछ दिन में दोनों एक दूसरे को समझने में लगे थे। धीरे धीरे पिछली बातों को बुरा सपना मानकर वो आगे बढ़ने लगे। रोहन के दिल में उसकी वही जगह वापस लौट चुकी थी। वही वैष्णवी भी तमाम पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़ने लगी। उस शाम जब रोहन ऑफिस से घर आने लगा तो बड़े प्यार भरे अंदाज में उसने वैष्णवी को मैसेज किया था कि मेरी प्यारी स्वीट वाइफ, आज लाल सूट में तैयार रहना। मैं आज रात तुम्हारे साथ मोहब्बत के पल गुजारना चाहता हूँ। ये सुनकर वह भी शर्मा गई थी। ये कहकर कॉल बंद कर चुकी थी कि जल्दी आइएगा, मैं भी बड़ी बेताबी से आपका इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर तो उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़ता हुआ उस तक पहुंच जाए। रोहन ने जिस वक्त अपने घर में कदम रखा तो सामने उसकी बीवी वैष्णवी जिस कदर खुले अंदाज में उसका स्वागत करती हुई मिली थी, सारी थकावट उसकी मिनटों में खत्म हो गई थी। आगे बढ़कर उसने अपनी बीवी को बाहों में भर लिया था और अपना प्यार दिखाते हुए उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा, और इसके बाद कमरे में उनकी प्यार भरी आवाजें गूंजकर माहौल को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद।